हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमोज सर एक बार पुनः आप सभी का आरजे लाइफलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक बंदन अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त मुस्कुरा के पढ़ रहे होंगे, कंटेंट समझ में आ रहा होगा। हम लोग क्लास 10 बायोलॉजी के सेशन को प्रारंभ किए हैं, जिसमें हम जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस पढ़ रहे थे। लाइव प्रोसेस में हमने बहुत कुछ टॉपिक को कवर किया है और वर्तमान समय में जो हम कवर कर रहे हैं वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि मानव पाचन तंत्र को कवर कर रहे थे। 2 लेक्चर आपको मिल गया था, तीसरे लेक्चर को अब आपके बीच लेकर हम उपस्थित हुए। आज हम मानव पाचन तंत्र के संपूर्ण सिलेबस को कवर करने की पूरी कोशिश कर लेंगे ताकि मानव पाचन तंत्र आज हमारा खत्म हो जाए। नेक्स्ट सेशन में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की बात करेंगे। तो चलिए, हाँ, निवेदन जानते हैं ना, मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पर करके रख के ही पढ़ें ताकि अक्षर पूरा स्पष्ट दिखाई दे। आराम से पढ़ें, इत्मीनान से पढ़ें। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर कल की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। तो हम वही शीशा आपको बनाना चाहते हैं जिससे भिड़ने के बाद पत्थर भी टूट जाए। तो चलिए, क्यों? क्योंकि हम आपके लिए प्रयास करते हैं कि 100 में 100 आपका नंबर्स आ जाए। तो चलिए बात कर ले। हम लोगों ने पढ़ा था जैव प्रक्रम में मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र में पित्त रस पढ़ लिया था। पित्त रस के बाद आज पढ़ते हैं अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस, बाइल जूस, सॉरी पेनक्रियाज जूस। ये अग्नाशयी रस को, और देखो पूछे भाई ये अग्नाशयी रस, तो याद रखना अग्नाशयी रस को, अग्नाशयी रस मिलता कहाँ से है, आता कहाँ से है, कैसे होता है। तो देखो लिखते हैं अग्नाशयी रस में, ये अग्नाशय से स्रावित होता है। अग्नाशय से स्रावित होता है और छोटी आंत के डेडोनम भाग में जाकर मिलता है। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। इनमें भोजन का संपूर्ण पाचक एंजाइम पाया जाता है। इनमें भोजन का संपूर्ण पाचक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए ये भोजन के पाचक में सहायता प्रदान कराते हैं। आपसे पूछे अग्नाशयी रस, पेनक्रियाज जूस। अग्नाशयी रस अग्नाशय से स्रावित होता है, छोटी आंत के डेडोनम भाग में जाकर मिलता है। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं, यानी कि अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इनमें भोजन का संपूर्ण पाचक एंजाइम पाया जाता है, इसलिए इसलिए ये भोजन के पाचक में सहायक होते हैं। और इसीलिए क्या होते हैं, भोजन के पाचक में ये सहायक होते हैं। कहाँ बनता है, कहाँ जाके मिलता है, बता दिया। अग्नाशय से ये स्रावित होता है, डेडोनम में छोटी आंत के भाग में जाके मिलता है। हमने आपके लिए एक बात बताई थी, माफी चाहते हैं,
हम बताया था आपके छोटी आंत में एक प्रश्न कल लिखा भी होगा आपने। छोटी आंत में हमने लिख दिया था अपचित भोजन। नहीं, वहां पे थोड़ा सा इरेज कर लेना, माफी चाहता हूं मैं आपसे। छोटी आंत में पचित भोजन, पचित भोजन कहाँ? इलियम में। छोटी आंत में पचित भोजन इलियम में। या फिर इसको, इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखो, इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखो, छोटी आंत के, छोटी आंत के इलियम भाग में, इलियम भाग में पचित भोजन को, पचित भोजन को काइल कहते हैं। यहां से नोट कर लेना भैया, थोड़ा सा उसे इरेज कर लेना। और ये जो इलियम होता है, ये छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग होता है। यहां से इनको नोट करके रखना आप। वहां से थोड़ा सा बता लो, हमने वहां पे अपचित भोजन लिखा है, बस आपको अपचित काट देना है, वहां पे पचित भोजन लिख लेना है। वो पचित भोजन क्या कहलाता है? काइल कहलाता है। और अमाशय में, अमाशय में अपचित भोजन को हम क्या कहते हैं? काइमा कहते हैं। तो यहाँ से इनको नोट करके आप रखो ना, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। चलो अब अंतिम बात कर लेते हैं हम आंतरिक रस की। तो हेडिंग डालें यहाँ पे, आंतरिक रस, इंटेस्टाइन जूस। आंतरिक रस देखो ये बनता कहाँ पे है, तो थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझना। हाँ, और इनके बारे में एक स्टेटमेंट लिख लेना भाई। आपसे इनसे पूछे इनकी प्रकृति कैसी है, हालांकि आप नीचे भी लिख सकते हो। प्रकृति पूछे तो इनकी प्रकृति कैसी होती है? इनकी प्रकृति होती है क्षारीय। पीएच मान लिख लेना भैया 8.6। किनका? ये अग्नाशयी रस की प्रकृति क्षारीय होती है, पीएच मान 8.6 होता है। आंतरिक रस की बात करें, देखो ये छोटी आंत में कुछ इस तरह से आपको संरचना दिखेगी। ये ऐसे छोटी आंत में कुछ इस तरह से संरचना आपको दिखेगी। ये संरचना जो है ना, इसे हम कहते हैं लीवर कुहन। क्या कहते हैं? लीवर कुहन की दरार। लीवर कुहन की दरार। और इनके ऊपर कुछ ऐसे वैसे संरचना चढ़ी होती है, ऐसे संरचना कुछ चढ़ी होती है इनके ऊपर ऐसे। ये सब पे यही लीवर कुहन, ऐसे भी इन पे ऐसी कुछ संरचना चढ़ी होती है, दिखाई देती है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ब्रूनर्स, ब्रूनर्स की ग्रंथि। आंतरिक रस लीवर कुहन की दरार और ब्रूनर नर्स की ग्रंथियों से स्रावित होती है, और जिनका पीएच मान 8.4 होता है, तथा इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। और ये पाई कहाँ जाती है? तो ये पाई जाती है छोटी आंत में। तो देखो लिखते हैं अब इनका स्टेटमेंट। आंतरिक रस छोटी आंत में से, छोटी आंत में लीवर कुहन की दरारों और ब्रूनर्स की ग्रंथियों से स्रावित होती है,
कोई दिक्कत? मैंने चित्र बनाया, सपोज दैट ये छोटी आंत है, इनमें देखो ये अंदर का भाग है, इन्हें हम क्या कहते हैं, लीवर कोहेन की दरार, और ये ब्रूनर्स। आंतरिक रस कहाँ पे मिलता है? तो छोटी आंत से स्रावित होती है, किनके द्वारा? लीवर कोहेन की दरार और ब्रूनर्स की ग्रंथियों से ये स्रावित होता है, जो क्या भाई, सॉरी, जिसका पीएच मान, जो जिसकी प्रकृति क्षारी होती है, जिसकी प्रकृति क्षारी होती है और पीएच मान 8.4 होता है। तो हमने देखा अग्नाशय रस और आंतरिक रस। कहाँ पे अग्नाशय रस? अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है ना, पूर्ण पाचक रस भी कहते हैं। सभी प्रकार के पाचक रस इसमें पाए जाते हैं, वो चाहे लाइपेज हुआ, चाहे ट्रिप्सिन हुआ, चाहे हिमालयज हुआ, चाहे टाइलिन हुआ, सभी प्रकार के टोटल पाचक रस अग्नाशय रस में पाए जाते हैं। और ये जाति कहाँ पे है? छोटी आंत में। ये भी इसका सभी कहाँ, सब जाके छोटी आंत में ही तो जा रही भाई, तो सभी छोटी आंत में भोजन का ही तो पाचन होगा। और भोजन के पाचन के साथ साथ अवशोषण भी होता है, मैंने कल बता दिया था अवशोषण कैसे होता है। छोटे आंत में रसांकुर होते हैं, चित्र के माध्यम से मैंने बताया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक, आगे बात करें, चलो इनको मिटाते हैं, बात करते हैं हम बड़ी आंत। शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो? ले लिया शॉर्ट स्क्रीन? चल बात कर ले हम अब बड़ी आंत की। तो चलिए बताइएगा, बड़ी आंत में भोजन का तो पाचन ही नहीं होता, तो भोजन का होता है अवशोषण। किनका किनका अवशोषण होता है? तो बताओगे भाई, जल तथा खनिज लवण का अवशोषण होता है, और क्या होता है? तो प्रोटीन, सॉरी, विटामिन का यहाँ पे क्या होता है? संश्लेषण भी होता है। चलिए बात कर लेते हैं हम किसकी, तो हेडिंग डालते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत, चलो लिखते हैं, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है। और क्या होता है? तो लिख लो भाई, विटामिन का संश्लेषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में चारा, नोट करके लिखना इसको, नोट, चारा, चरने वाले या खाने वाले पशुओं में, पशुओं में, पशु में, पशुओं, हाँ पशु में, के पशु के बड़ी आंत में, सॉरी, सेलुलोज, सेलुलोज का पाचन होता है। यानी कि जो चारा खाने वाले गाय भैंस जानवर होते हैं ना, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरी हो गई, इन सब देखो हरे पेड़ पौधे, पत्तियां, चारा खाते हैं ये सब, इनमें बड़ी आंत बड़ी होती है, और उनमें बड़ी आंत में क्या होता है? तो सेलुलोज का पाचन होता है। लेकिन सेलुलोज का पाचन चारा खाने वाले जानवरों में होता है ये। और बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के 3 भाग
होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं तो लिखो, वो 3 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है सीकम, कोनल, रेक्टम और ये सीकम। सीकम सीकम में क्या होता है तो आपने सुना होगा ना अपेंडिक्स, ना नाम सुना होगा ना अपेंडिक्स, अवशेषी अंग जो हमारे शरीर में होता है, बड़ी आंत का ये भाग होता है अपेंडिक्स, जो सीकम से लगा हुआ होता है। और वो हमारे काम का नहीं होता, हमारे शरीर में अवशेषी अंग का काम करता है। तो किससे लगा होता है अपेंडिक्स, तो अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं अपेंडिक्स किससे लगा होता है, तो फट से बताते हैं सीकम से अपेंडिक्स जुड़ा होता है ना। लिख लो भाई, सीकम से, यहाँ पे लिख देता हूं, अपेंडिक्स, सीकम अपेंडिक्स से जुड़ा होता है। जो ये अपेंडिक्स यानी कि ये जो सीकम में वो होता है, ये पूर्वजों में पाया जाता था भाई, पूर्वजों में। क्योंकि पहले पूर्वज देखो घास फूस वगैरह खाते थे, तो उनमें बड़ी आंत बहुत बड़ी होती थी। लेकिन अब हम घास फूस वगैरह खाते नहीं, अच्छे अच्छे फल वगैरह खाते हैं, खाना पीना खाते हैं, रोटी दाल चावल सब्जी खाते हैं, तो इनकी कोई आवश्यकता है नहीं। तो ये धीरे धीरे छोटे हो गए, जिनका हम उपयोग नहीं करते, तो उनका नाम क्या रख दिया गया भैया, अपेंडिक्स। और ये अपेंडिक्स है क्या, तो क्या है तो लिखोगे भैया, मानव शरीर का अवशेषी अंग। क्या है, मानव शरीर का अवशेषी अंग अपेंडिक्स, कोनल, रेक्ट। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। बड़ी आंत में होता क्या, भोजन का तो पाचन होगा नहीं, तो भोजन का पाचन नहीं होगा तो फिर क्या होता है, जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण होता है, विटामिन का संश्लेषण होता है। चारा चरने वाले पशुओं में बड़ी आंत, जो चारा चरने वाले पशु होते हैं उनकी बड़ी आंत में किसका पाचन होता है, तो क्या बताओगे, सेलुलोज का पाचन होता है। बड़ी आंत 3 प्रकार की होती है, सीकम, कोनल, रेक्टम। ये जो सीकम होता है ना, ये सीकम किससे जुड़ा होता है, अपेंडिक्स से जुड़ा होता है। और ये अपेंडिक्स मानव शरीर का अवशेषी अंग है, जो हमारे शरीर के किसी काम का नहीं है। अभी हम चित्र के द्वारा देखेंगे अपेंडिक्स कहाँ होती है। तो अब देखो, इसके बाद जो हमने अंग लिखा था उसका नाम क्या लिखा था, यहाँ पे लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा, क्या लिखा था भाई, मलाशय। अगला अंग मलाशय। तो अब देखो, लिखोगे क्या, बड़ी आंत में, बड़ी आंत में से, बड़ी आंत में से पचित भोजन धीरे धीरे मलाशय में संचित होते हैं, संचित होते हैं। मलाशय के बाद फिर लिखा था हम लोगों ने एनस, जिसे गुदा कहते हैं। गुदा का काम क्या है, तो देखो, जो मलाशय में पचित या अपशिष्ट भोजन, ऐसे पचित या फिर आप ये भी लिख सकते हो अपशिष्ट भोजन, अपशिष्ट भोजन। तो अब क्या करेगा, मलाशय में स्टोर होता है, गुदा देखो एनस क्या काम करता है, तो अपशिष्ट भोज्य पदार्थों का, अपशिष्ट भोज्य पदार्थों का परित्याग करता है। यहां से अपशिष्ट भोज्य पदार्थों का क्या कर देगा, ये परित्याग। ये हमारा जो मानव पाचन तंत्र था ना, ये खत्म होता है। अब मानो चल आप कहोगे सर हमें ग्रंथियां नहीं पढ़ाया, तो लार ग्रंथियां पढ़ाया, कहाँ पाई जाती है, यकृत ग्रंथि पढ़ाया, कहाँ पाई जाती है।
आपको मैंने आंतरायी रस बताया कहाँ पाई जाती है, श्लेष्मा कहाँ पाई जाती है बताया मैंने आपको, अग्नाशयी रस कहाँ पाई जाती है बताया मैंने, आंतरायी रस कहाँ पाया जाता है बताया मैंने। तो ग्रंथियां भी पढ़ाया, ये अंग भी पढ़ा दिया। छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद फिर क्या आता है, मलाशय, फिर मलाशय के बाद क्या आता है, गुदा, जिसे आप एनस कहते हो। अब देखो लिखा क्या था हम एलिमेंट्री केनाल में, आहार नाल लिखा था मुख गुहा से लेकर के गुदा द्वार, ये तो लिखा था। तो मुख गुहा से हम लोगों ने पढ़ा दांत जीभ से लेकर के गुदाद्वार, यानी कि जब हम खाना खाना शुरू किए थे तो खाना खाने से पचने तक, पचने के बाद फिर हम अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का परित्याग करते वक्त की पूरी तक कहानी लिख दिया मैंने ना। अब कोई दिक्कत आपको या फिर ऐसा कोई कंटेंट जो आपको बिल्कुल समझ में ना आ रहा हो, तो आप, निवेदन है कि आप कमेंट करेंगे ना तो मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। आपको जो कंटेंट समझ में ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखिए, मैं पढ़ूंगा ज़रूर, उसका उत्तर नेक्स्ट क्लास में ज़रूर दूंगा। तो इसलिए आपसे निवेदन एक ही है कि कमेंट ज़रूर करें आप, जो समझ में ना आए। ऐसा नहीं है कि हम ऑनलाइन, मतलब सॉरी, आपके बीच ऑनलाइन नहीं आते, यानी कि भी सॉरी, आपके बीच में लाइव नहीं आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके कंटेंट को या फिर आपके कमेंट को नहीं पढ़ता हूँ। मैं आपके कमेंट को ज़रूर देखूंगा। आप कमेंट करना, फिर मेरे से मैं आपके प्रश्नों का उत्तर लेके ज़रूर आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तो बाकी चैनल पे अगर नए हो तो कंटेंट समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज़ हैं, वहाँ से जाके आप अपने और प्रोग्राम को पूरा कर सकते हैं, और हमारा इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहाँ से हम प्रश्नों की श्रृंखला करें। आगे चलें, अब हम लोग आगे बात करें, अभी और बाकी है ना। एक जो एनसीईआरटी से बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड जो मुख्य प्रश्न बनता है, वो प्रश्न बनता है पोषण के चरण। तो उन पोषण के चरणों पे बात कर लें, फिर इसके बाद फिर बात कर लेते हैं हम, एक लीवर होता है, यकृत, यकृत का काम क्या है, फिर चित्र बनाते हैं। इसके बाद अपने सेशन को समाप्त करने की पूरी कोशिश कर लिया जाए आज। चलो देखो, बात करते हैं हम क्या, आगे बात करते हैं हम आपसे, पहले यकृत ग्रंथियों को पढ़ लेते हैं। शायद यकृत ग्रंथियां नहीं पढ़ा था, तो पहले यकृत ग्रंथियां ही पढ़ लेते हैं। यकृत ग्रंथि ना, बात कर लेंगे हम यकृत ग्रंथियों की। तो देखो हेडिंग डालना भैया, लीवर यानी कि यकृत। देखो है क्या चीज, मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। आपसे पूछे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, लीवर, यकृत, लीवर, यकृत। आगे क्या है और क्या जानते हैं आप इनके बारे में, सबसे बड़ी ग्रंथि तो हो गई, और क्या क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने कल पढ़ा था, इसमें क्या होता है, तो पित्तरस का, पित्तरस का श्रावण होता है। और क्या होता है इसमें ना, आगे और क्या लिखोगे आप, तो देखो पित्तरस का श्रावण होता, पित्तरस का स्रावित यहीं से होता है ना, हिप्टोटाइट्स के कारण होता है, उसमें कोलिसिस्टोकाइन्स की संकुचन होता है पित्ताशय में जाके, फिर उसमें से निकल के जाता है वो छोटी आंत में। मैंने ये सब बताया था। इनके पित्तवर्धक, ये पित्तवर्धक होते हैं, पित्तलवण होते हैं, और वसी अम्ल होता है, बिलरुबिन, बिलवर्डिन भी पाया जाता है, सोडियम ग्लाइकोनेट, सोडियम टारकोलेट पाया जाता है, जो हमारे गॉलब्लैडर में पथरी को बनने से रोकता है, सोडियम ग्लाइको और सोडियम टारकोलेट के कारण ना। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने बात तो करी थी। तो आगे हमने इनसे पूछा आपसे और क्या होता है इनमें, तो बताओ जल्दी भाई। और ये पाए कहाँ जाते हैं, तो लिख लो आप, उदर गुहा के दाईं ओर, यकृत, यकृत उदर गुहा के दाईं ओर
उदर गुहा के दाई मतलब हमारा जो पेट है ना, पेट, ये पजड़ी देख रहे हो ना, पसलियां, ये जिससे हमारा ये चेस्ट वगैरह ढपासा होता है, उसके नीचे जस्ट दाई ओर लीवर होता है, तो उदर गुहा के दाई ओर पाया जाता है। बाकी आपसे पूछे इनका कार्य क्या है, आपसे क्या पूछे कार्य क्या है, तो चलो देखो अगली बात हम लिखें अगर इनकी, अब क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, लीवर में क्या क्या होता है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, क्या क्या नहीं घटती हैं, कैसे कैसे ये हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, कैसे कैसे हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। तो चलो देखो लिख लेते हैं एंटीबॉडी का निर्माण। एंटीबॉडी का निर्माण और क्या काम है, रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन किनके कारण होता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक, रक्त स्कंदन में, या फिर यहीं पे लिख लेते हैं थक्का बनने में, थक्का बनने में किसका, रक्त का, अच्छा ऐसे लिखे, रक्त स्कंदन का मतलब रक्त का थक्का बनने में सहायक। और कौन सहायक करता है, तो लिख लो भाई प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोथ्रोम्बिन जो होता है ये रक्त के थक्का बनने में सहायक भी करता है। और क्या काम करते हैं, प्रति रक्त स्कंदन में सहायक, स्कंदन में सहायक कौन करता है, तो हिपेरिन। रक्त के प्रति स्कंदन बनने में सहायक कौन करता है, हिपेरिन। और क्या भाई, भ्रूण की अवस्था में रक्त का निर्माण और क्या काम करते हैं, विषाक्त पदार्थों का परित्याग करने में सहायक, विषाक्त पदार्थों का परित्याग करने में सहायता प्रदान कराना। और क्या काम करते हैं, तो लिख लो विषाक्त पदार्थ में सहायता प्रदान करता, और प्रोटीन का, सॉरी प्रोटीन नहीं, प्रोटीन बिल्कुल नहीं, विटामिन संश्लेषण में सहायक, विटामिन संश्लेषण में सहायक। यहां से नोट करो, देखो ये मुख्य मुख्य कार्य है। एंटीबॉडी का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण यानी कि हमारे शरीर में हमको रोगों से सुरक्षा जो प्रदान कराता है उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। बाकी रक्त प्रति स्कंदन का मतलब जब हमारे शरीर में चोट लग जाता है, चोट लगने के बाद ब्लड निकलता है ना, तो उस ब्लड हमारे शरीर से बाहर ना आए, वहाँ पे जो लेप चढ़ जाते हैं ऊपर से जो ब्लड को रोक लेता है, वो कौन रोकता है, तो ये प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रोनोजिन, और फिर कौन होता है, विटामिन। अच्छा मैंने विटामिन पढ़ाया ना, तो कौन सा विटामिन होता है जरा बताना, ई होता है कि के होता है कि बी होता है कि सी होता है, वो विटामिन कैल्शियम वगैरह बहुत सारे मिलकर, लेकिन यहाँ से ये भी सहायक होता है, इसमें ये प्रोथ्राम्बिन को स्रावित करता है। प्रतिरस स्कंदन में सहायक हिपेरिन करता है। जैसे अब आप कहोगे सर प्रोथ्राम्बिन वगैरह सब हमारे शरीर में है, जब चोट लगती है तो ही क्यों काम करता है, वो हमारे शरीर के अंदर है तो हमारे शरीर के अंदर भी तो रक्त का थक्का बन जाना चाहिए ना। तो हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी कि हमारे नसों में जो हमारा ब्लड चल रहा है, अभी कटा नहीं है ना हमारा हाथ, तो ब्लड नहीं निकल रहा है, तो हमारे शरीर में जो रक्त बह रहा है वो रक्त क्लॉट नहीं हो रहा, वो रक्त क्लॉट नहीं हो रहा, वो ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। किन के कारण नहीं हो पा रहा है क्लॉट, हिपेरिन के कारण नहीं क्लॉट हो पा रहा है।
अगर हमारे शरीर में अंदर वो नसों में अगर हिपेरिन ना होता तो हमारी नसों में भी पूरा ब्लड क्लॉट हो जाता, तो फिर हम तो बिल्कुल ऐसे बर्फ के जैसे हो जाते भाई, पूरी पूरी हमारी नसें बंद हो जाती, फिर हमारे अंदर जैविक क्रिया होती ही नहीं। जो रासायनिक क्रिया जब होती नहीं तो फिर हम जीवित रहते ही नहीं। तो जीवों और निर्जीवों में अंतर बस इतना ही है कि जीवों में जैव रासायनिक क्रिया होती है और निर्जीवों में जैव रासायनिक क्रिया नहीं होती। और ये भ्रूण की अवस्था में रक्त का निर्माण करते हैं, यानी कि जब जब माँ के पेट में बेबी होता है, यानी कि प्रेग्नेंट की अवस्था में, प्रेगनेंसी की अवस्था में, ये रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? रक्त का निर्माण यकृत में होने लगता है। इसके पहले हमारा बोन मैरो अस्थिमज्जा में होता है। अभी नॉर्मल अभी हमारे शरीर में ब्लड कहाँ पे बन रहा है? तो अस्थिमज्जा में। लेकिन विद इन कंडीशन प्रेगनेंसी वाले स्टेज में ब्लड कहाँ बनता है? तो यकृत ब्लड बनाना शुरू कर देता है। विषाक्त पदार्थों का ये परित्याग करने में सहायक, जैसे मान लो यूरिया हो गई, हमारे शरीर में अमोनिया हो गई, हालांकि बहुत कम रेयर आपदा केस अमोनिया होता है, यूरिया, तो इन सभी को बाहर निकालने में भी सहायता प्रदान करती है। विटामिन का संश्लेषण करती है। तो अगर आपसे पूछे यकृत के कार्य, तो लगभग बहुत सारे, याद रखना यकृत के लगभग 500-600 कार्य हैं, लेकिन इनमें से कुछ विशेष जो हमसे पूछता है, ये एंटीबॉडी, ये जिन पे हमने आपको मार्क किया है, जरा ध्यान देना, ये और ये जिसको देख लो ये मार्क किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये प्रतिरस्कंदन, ये भ्रूणावस्था पूछेगा आपसे, ये पूछेगा, तो ये इंपॉर्टेंट्स हैं आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चनों में से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बोर्ड से हो, डजंट मैटर। ठीक, अब आगे बात कर ले हम। ये तो हो गया इनका कार्य। अब आगे बात करना हमको किस पे? तो आगे हमें बात कर लेना है, बस एक ही चीज को हम चित्र बना के समझ लें, ये हमारा मानव पाचन तंत्र क्या होता है, फिर खत्म हो जाता है। एक प्रश्न जाते जाते देख लेते हैं, अभी इसका चित्र बनाने से पहले एक प्रश्न और देख लेते हैं जो बहुत पूछा जाता है। वो कौन सा प्रश्न है? तो चलो, पूछता है भाई, जंतु के पोषण में, जंतुओं के पोषण के कौन कौन से चरण होते हैं? तो हमारे पोषण के कौन कौन से चरण होते हैं? चलो पहले प्रश्न लिखते हैं, फिर उसका उत्तर। प्रश्न क्या है? जंतुओं में पोषण के चरण। जंतुओं में पोषण के चरण, ये हमारा क्वेश्चन है। तो याद रखना, जंतुओं में पोषण के कुल 5 चरण होते हैं। मैं एक एक का नाम लिख रहा हूं। पहला, अंतःग्रहण। अंतःग्रहण। दूसरा, अंतःग्रहण के बाद होगा उसमें पाचन। पाचन के बाद फिर होता है अवशोषण। अवशोषण के बाद फिर उसमें होता है स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण के बाद फिर उसमें होता है बहिक्षेप या परित्याग। बहिक्षेप या परित्याग, यहां से नोट कर लें इतनी बातें। बहिक्षेप या बहिक्षेपण है, सॉरी, बहिक्षेपण और परित्याग, ये क्या है? अंतःग्रहण और इन सभी के बारे में। अंतर्ग्रहण की बात कर लें, ये क्या है, पाचन क्या है। तो अब देखो, समझ लो फट से। हम इन सबको पढ़ लिए हैं, बताना नहीं, इसलिए इस प्रश्न को हमने लास्ट में लिखा, पहले शुरू में भी लिख सकता था। अंतःग्रहण मतलब आपने भोजन को उठाया, कोई ऐसा फल खाया, फल उठाया, काटा, खा लिया, अंतःग्रहण कर लिया। अंतःग्रहण के बाद जैसे ही वो मुख में गया तो मुख में पाचन की क्रिया शुरू हो गई। भोजन को खाना या मुख में रखना या डालना क्या कहलाता? अंतःग्रहण। भोज्य पदार्थों को लिख लो यहाँ पे, क्या करना भाई? भोज्य पदार्थों को मुख गुहा में प्रवेश। भोज्य पदार्थों का मुख गुहा में प्रवेश क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। पाचन क्या है? तो लिखा था हम लोगों ने, जटिल भोज्य पदार्थों को किस में बदलना भैया?
सरल भोज्य पदार्थों में, पढ़ा था ना, सरल भोज्य पदार्थों में। और शोषण का मतलब जब उनमें से पाचन हो जाता है, पचित भोजन ना, पचित भोज्य पदार्थों में से पोषक तत्वों को अलग करना, यानी कि जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको हम अलग कर लें, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है हम उसको बाहर कर देते हैं। स्वांगीकरण, देखो स्वांगीकरण जस्ट पाचन का उल्टा होता है। किसका उल्टा? पाचन का उल्टा। जैसे देखो मैंने शुरू में आपको बताया था ना कि आप, शादी का सीजन चल रहा है, खूब पार्टी वार्टी का इस समय सीजन तो चल ही रहा ना, तो आप मान लो किसी पार्टी में जाते हो या किसी दोस्त के यहाँ जाते हो या फिर किसी मतलब किसी भी रिलेशन में जाते हो, तो एक के बजाय 2 3 4 5 रसगुल्ले खा लेते हो मिनिमम। 5 रसगुल्ले से तो हम लोग की शुरुआत होती है, 1 2 की कोई वैल्यू ही नहीं, हम गिनते ही नहीं 1 2 को। मिनिमम कितने से शुरुआत करते हैं? 5 से शुरुआत करते हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज की मात्रा तो बहुत, 1 रसगुल्ला खाए तो जो इंटेंस एनर्जी मिल गई उतना ही आपके लिए मोर देन एफिशिएंट था, लेकिन आपने 5 खा लिया। अब जो एनर्जी थी आपके पास, जैसे कहने का मतलब है कि आपको 1 रोटी की आवश्यकता थी और आपने किसी से 4 5 रोटी ले लिया। अब वो जो आपने 5 रोटी ले लिया ना, तो खाओगे तो एक ही, 4 को क्या करोगे? सेव करके रखोगे। या फिर आपको भूख लगी है, मान लो 1 फल खाने के लिए, तो आप क्या करोगे? आपको 5 फल मिल गए तो 1 खा लोगे आप, बाकी 4 को आप फ्रिज में रख के स्टोर कर दोगे। और जब फ्रिज में, जब आपको दोबारा भूख लगेगी तो फ्रिज से निकाल के फिर खाओगे, फिर भूख लगेगी फ्रिज से निकाल के फिर खाओगे। तो वही काम कौन करता है? देखो, जब हम ज़्यादा एनर्जी ले लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। और संचित भोजन, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, जंतुओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन और पौधों में संचित भोजन जो होता है वो स्टार्च या मंड के रूप में होता है। तो जब हम कभी ऐसे किसी कारणवश भोजन को नहीं खा पाते, या फिर माता रानी का व्रत रह जाते हैं, या फिर भूखे रह जाते हैं, या मम्मी या पापा की डांट की वजह से हम खाना नहीं खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं चाहिए, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। तो याद करो, जो उस दिन आपने पार्टी में 5 6 रसगुल्ले खाए थे ना, उसमें से जो अतिरिक्त ऊर्जा बची थी, उस अतिरिक्त ऊर्जा को अभी लीवर, यकृत वो अपने पास संचित कर लेता है, वो बुला के अपने पास। यानी कि हमारे शरीर का फ्रिज कौन है? हमारे शरीर का फ्रिज लीवर है। उसमें हमारे अतिरिक्त भोजन, अतिरिक्त फूड जो होता है उसको हम वहाँ पे स्टोरेज कर ले जाते हैं ले जाके। और फिर जब जैसे ही हमें उसकी रिक्वायरमेंट होती है ना, तो उसमें ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होती है, और जिनके कारण वो फिर ग्लाइकोजन्स टूट कर ग्लूकोज में बदल जाते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं। हम बिना खाए पिए भी चल लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। तो वही तो है। तो अब इसमें देखो क्या होता है, स्वांगीकरण। ये था जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलता था, तो स्वांगीकरण इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या होता है ये? तो ये काम करता है भाई, इसमें क्या होगा, सरल भोज्य पदार्थों को जटिल भोज्य पदार्थों में बदल दिया जाता है। क्या करता है ये? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। तो सरल भोज्य पदार्थों को, सरल भोज्य पदार्थों को किस में बदलना भैया? जटिल भोज्य पदार्थों में। अब जोड़ तो लोगे ना, सरल भोज्य पदार्थों को जटिल भोज्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। बाकी ये पचा पचाया भोजन जो आपके किसी काम का नहीं है, अपशिष्ट, तो लिख लो अपशिष्ट भोज्य पदार्थों का क्या कर देते हो आप? परित्याग करना ही क्या कहलाता है? बहिक्षेपण या फिर परित्याग कहलाता है। तो ऐसा है कि उम्मीद है समझ में आया होगा। इसलिए याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, जंतुओं में पोषण के चरण 5 होते हैं, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, सौंगीकरण, बहिक्षेपण या परित्याग। पाचन और सौंगीकरण जस्ट उल्टा होता है। पाचन में जटिल को सरल में बदलना होता है और सौंगीकरण में सरल को जटिल में बदलना होता है। ग्लूकोज होता है सरल, जब आप खाते हो तो पहले ग्लूकोज ही बनता है, आपको जितना ग्लूकोज चाहिए था आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी अतिरिक्त ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में बदल देता है और जब आवश्यकता पड़ती है तो उस ग्लाइकोजन का ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया होती है, फिर वो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया के दौरान वो ग्लूकोज में टूट जाता है। हमारे शरीर में अतिरिक्त भोजन का संचय लीवर के पास होता है। अतिरिक्त भोजन का संचय कौन करता है? लीवर करता है, वहां पे जाके स्टोरेज होता है। बाकी अब हम बात कर लेते हैं मानव पाचन तंत्र का चित्र देख लेते हैं, ताकि हम अपने सिलेबस को यहाँ से इनको मानव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर कर सके। अंतिम सोपान पे हैं, अंतिम चरण पे हैं, बस चित्र ही देखना है हमें, बाकी सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक, चलिए अब हम आपके सामने ड्रॉ करने चल रहे हैं भैया, किसको? मानव पाचन तंत्र का चित्र। देखना, बहुत तो हमें बहुत अच्छा खासा तो चित्र बना नहीं पाता हूँ, आपके बीच चित्र बनाने की कोशिश करता हूँ। खैर ना, आप कोशिश करना अच्छा बनाने की। तो चलो देखो, हम बात कर लें मानव पाचन। देखो भाई, जैसे तैसे बन जाए तो ठीक ही है, बाकी अब आपसे अच्छा तो बना ही नहीं पाएंगे हम, पर कोशिश ना, पर कोशिश कर रहा हूं मैं आपके बीच ये बनाने की, मानव पाचन तंत्र को बनाने की पूरी कोशिश आपके बीच। यही थोड़ी सी दिक्कत है, चलो कोई नहीं, ये बना दिया। ठीक, अब इनको हम नीचे से कवर कर देते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये मैं बना रहा हूं मुख गुहा, और ये इनमें लगा दिया मैंने दांत। ये मुख गुहा की नली, यहाँ से निकल के आती है श्वास नली, ये श्वास नली ना, श्वास नली ये इधर आगे ऐसे निकल के चली जाती है, और ये भोजन नली यहाँ से ऐसे ये आगे बढ़ती है। चल, ये भोजन नली आगे बढ़ी, यहाँ से श्वास नली को छोटा कर देते हैं। भोजन नली आगे बढ़ी तो फिर आता क्या है? अमाशय। भोजन नली आगे बढ़ी तो मैंने बताया था ना, जे आकार के, कुछ जे आकार की संरचना, ये अमाशय। फिर इनमें छोटी आंत, फिर इनमें छोटी आंत, फिर छोटी आंत। इनमें कौन सी संरचना भैया? तो छोटी आंत। छोटी आंत के बाद जस्ट लाइक यहाँ पे अब जुड़ जाती है बड़ी आंत। ये बड़ी आंत,
बड़ी आंत, ये बड़ी आंत, ये यहाँ पे, और ये बड़ी आंत आके यहाँ पे इस तरह से खत्म हो गया मानव पाचन तंत्र। चलो देखो, इसे क्या कहते हैं? मुख गुहा ना। ये ग्रसनी, ग्रासनली, यहाँ पे क्या पाया जाता है? एपिग्लोटिक, एपिग्लोटिक घाटी ढक्कन, ये अमाशय, ये छोटी आंत। छोटी आंत तीन प्रकार के, डेडुनम, जेजुनम, इलियम। ये बड़ी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत भी तीन प्रकार के, सीकम, कोनल, रेक्टम, रेक्टम। ये देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे ये छोटा सा भाग, ये अपेंडिक्स, ये है अपेंडिक्स। ये एनस, गुदा, या फिर इन्हें आप लिख सकते हो इसके अंतिम भाग को गुदा द्वार, गुदा द्वार। और कोई ऐसा, बाकी इन्हीं में, यहाँ पे मैंने बताया था कहाँ पे, दाहिनी ओर यहाँ पे ये कुछ लीवर की, यहाँ पे क्या होती है भैया, लीवर की, लीवर की संरचना, और वो जाके छोटी आंत में मिली होती है। ये यकृत, ये पित्ताशय, पित्ताशय ना, सॉरी, ये यहाँ से इन सभी को आप क्या कर लो, नोट कर लो। देख लिया। अब देखो, मुख गुहा में इनको भी लिख दें। ये दांत, यहाँ पे लो ऐसे बना देते हैं, लिख लो जीभ। कोई दिक्कत? देखो, मानव पाचन तंत्र आपके सामने बन के तैयार है। ये अपेंडिक्स है, अवशेषी अंग क्या कहते हो? अवशेषी अंग, अपेंडिक्स। कोई दिक्कत? और अब देखो, यहाँ पे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, और क्या क्या होता है? HCl, रेनिन, पेप्सिन, पेप्सिन, और क्या होता है? HCl होता है, रेनिन होता है, पेप्सिन होता है, लाइपेज, क्या इसमें, अमाशय में। बाकी और क्या क्या होता है? छोटी आंत, छोटी आंत में भी क्या क्या मिलता है? तो लिख लो यहाँ पे, छोटी आंत में क्या क्या मिलता है। ऐसे भी यहाँ पे ड्रॉ भी कर सकते हो। छोटी आंत में क्या क्या मिल जाता है आपको? तो पित्तरस, पित्तरस मिलता है। और क्या मिलता है? तो अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस। और क्या मिलता है? आंतरीय रस यहाँ पे मिलता है। इनमें क्या होता है? अवशोषण होता है। लिख लो यहाँ पर भी, देख लो, भोजन का अवशोषण। ये मुख गुहा में क्या पाई जाती है?
लार ग्रंथि, लार ग्रंथि क्या क्या पाई जाती है? तो एमाइलेज, एमाइलेज, टाइलिन और एक और लाइसो, लाइसोजाइम। बस इतना ही तो हम लोगों ने पढ़ा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। तो ये मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन हो गया पूरा। हमारा मानव पाचन तंत्र खत्म होता है। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ भैया कि अगर आप को ये मानव पाचन तंत्र नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर करना। जो कंटेंट आपको लगा कि ये छूट गया, ये नहीं बताया गया, या हमें ये नहीं समझ में आया, या फिर मेरी ये सिलेबस में है, ये सर ने हमें कवर नहीं कराया, तो आपसे मेरा एक ही निवेदन है, क्योंकि आप होनहार, कुशल और मेधावी तभी बन सकेंगे जब आपके मन में प्रश्नों की श्रृंखलाएं बार बार उपज लेंगी। तो आप उन होनहार, उन मेधावियों में से एक हैं, वो नायाब हीरा हैं आप हमारे लिए, वो पारस पत्थर हैं आप, जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि आपके सुनहरे भविष्य से ही हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो सो दैट आपसे बस ये मैंने आपको पूरा कवर कराया। बाकी नेक्स्ट सेशन में हम श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करते हैं। आपको तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।